सिक्योरिटी पे जितने भी आईआर के स्कॉलर्स हैं वो एग्री नहीं करते कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, या मतलब सिक्योरिटी का फोकस किस पे होना चाहिए। क्या ह्यूमन सिक्योरिटी पे होना चाहिए, क्या एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पे होना चाहिए, क्या सोशल सिक्योरिटी पे होना चाहिए, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी पे फोकस होना चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए सिक्योरिटी का, इस पे जो है स्कॉलर्स एग्री नहीं करते। ओके, लेकिन इस बात पे सारे कंसेंसस है, सबका कंसेंसस है कि सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट टू द कोर वैल्यूज, चाहे इंडिविजुअल्स को थ्रेट हो या ग्रुप्स को या स्टेट को थ्रेट हो। लेकिन जो मेजर फोकस है आपका लेकिन जो मेजर फोकस है वो किस पे होना चाहिए, इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, इंटरनेशनल या ग्लोबल सिक्योरिटी पे, किस पे फोकस होना चाहिए। इस बात में सारे एग्री करते हैं कि सिक्योरिटी जो है बेसिकली इंप्लाइज फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट टू द कोर वैल्यूज, कि आपको कोर वैल्यूज जो होते हैं उनको थ्रेट्स ना हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, ग्रुप हो, किसको भी थ्रेट ना हो। ओके, लेकिन फोकस पे जो है ना, फोकस पर्टिकुलरली वहां पे डिसएग्रीमेंट है। अब कोल्ड वॉर में अगर हम देखें कि जो मेजर इंटरेस्ट था या फोकस था, चाहे वो एकेडमिक फोकस हो या स्टेट का जो फोकस था, वो था मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे। ये मैंने क्लाइमेट चेंज में भी पढ़ाया है आपको। मेजर जो फोकस था वो था मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास यूएस एंड सोवियत यूनियन, दोनों आर्म्स रेस में थे। हम पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान भी जो है वो सेटो ज्वाइन किया हुआ था, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए थे, बॉर्डर सिक्योरिटी। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन आपकी, जस्ट अ मिनट, लेकिन जैसे ही आपके some argue that emphasis on the state and interstate relations ignore the fundamental changes that have taken place in the world politics। ये कहते हैं कि कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुई है कोल्ड वॉर के बाद, कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स में फंडामेंटल चेंजेस हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई आपकी। अब टॉपिक याद करें, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कौन से चैलेंजेस प्रेजेंट करती है, टॉपिक याद करें, सोवेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है हमने। तो ग्लोबलाइजेशन कौन से चैलेंजेस प्रेजेंट कर रही थी, जल्दी बताओ मुझे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के कौन से चैलेंजेस हैं जो कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, बताओ। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन के बाद ज्यादातर हमें सोसाइटल या सोसाइटी की सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओरोजन ऑफ कल्चर होता है, ओरोजन ऑफ सिविलाइजेशन है, कल्चरल एसिमिलेशन हो रही है। ठीक है जी, बिल्कुल कल्चर वाली बात भी है ना, ग्लोबलाइजेशन कल्चर पे भी बात करती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें, सोवियत यूनियन आपकी टूटी या डीकोलोनाइजेशन हुई तो बाउंड्रीज वाला भी मसला आया। जैसे इंडिया पाकिस्तान कश्मीर डिस्प्यूट, ड्यूरेंट लाइन के सारे इश्यूज आए। ओके, उसके बाद कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर 21st सेंचुरी में चैलेंजेस है ना स्टेट्स को या सिक्योरिटी जो थ्रेट्स है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। उसमें वो कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस की वजह से आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं परसू कर सकते, इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं, कल्चरल थ्रेट्स हैं। ठीक है, इवन ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है वो टेररिज्म भी आई, क्लाइमेट चेंज वाला इशू भी आया। तो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो फोकस होना चाहिए ना, वो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स पे होना चाहिए। जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आई या चैलेंजेस आए, उन पे फोकस करना चाहिए। बेसिकली हम डिबेट डिस्कस कर रहे हैं, फोकस किस पे होना चाहिए। These risks associated with इंटरनेशनल टेररिज्म, कि टेररिज्म जो है वो भी थ्रेट है। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम,
जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, साइबर देखें, साइबर अटैक्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो बेसिकली स्टेट का जो फोकस है वो ज्यादा होना चाहिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे, ना के ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे फोकस होना चाहिए। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी नेशनल सिक्योरिटी की? व्हाट वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच? जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी टुवर्ड्स द सिक्योरिटी वो थी मिलिट्री फोर्स का यूजेज, क्या आप मिलिट्री का यूज करो। अब such a concept of security endangers the certain core values of a nation like sovereignty and territorial integrity। अब जब जैसे ही मिलिट्री का यूजेज होगा, जिसके भी अगेंस्ट यूज होगा, तो उसकी सोवेनिटी ठीक है, उसकी सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो वायलेट होगी, वो ओरोड होगी। रक्षा पहले फोकस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे था, ज्यादा से ज्यादा फोकस बॉर्डर सिक्योरिटी मिलिट्री पे था, ठीक है। स्कॉलर्स ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करते थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर या बिफोर कोल्ड वॉर। लेकिन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अब जो है फोकस ज्यादा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे होना चाहिए। ये पूरा क्रस है या मतलब है जितना अभी मैंने पढ़ाया आपको, कि अब जो फोकस होना चाहिए सबसे ज्यादा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे होना चाहिए। The traditional notion of security can be both external threats, स्टेट एक्सटर्नल थ्रेट्स भी फेस करती थी, जैसे हम इंडिया से थ्रेट फेस करते थे, अभी भी कर रहे हैं, और इंटरनल थ्रेट्स भी। कुछ ग्रुप्स होते हैं स्टेट में जो सेपरेटिज्म डिमांड करते हैं, जैसे बीएलए है, ओके। हाँ, जैसे इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट है, ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट है। तो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो सेपरेटिज्म डिमांड करते हैं, तो वो भी थ्रेट है। मतलब स्टेट जो है एक्सटर्नल थ्रेट भी फेस कर सकती थी, इंटरनल भी। इंटरनल कहां से? ग्रुप से, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप से। अब इन थ्रेट्स को चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इसको किस तरह से टैकल किया जाता था? इसको टैकल करने के लिए या तो मिलिट्री यूजेज, जो इंटरनल थ्रेट्स है उनके अगेंस्ट मिलिट्री यूजेज। जो एक्सटर्नल है उसमें दो तरीके हैं, उसमें है बैलेंस ऑफ पावर या अलायंसेस बनाओ। जो एक्सटर्नल थ्रेट है, अगर आपका बिगर एनिमी है जिसके साथ आप अकेले नहीं लड़ सकते, तो आप क्या करेंगे? अलायंसेस में जाएंगे। अगर वीकर एनिमी है तो आप मिलिट्री यूज कर सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान है, हमने उनके अगेंस्ट मिलिट्री यूजेज किया ना, अभी स्ट्राइक किया ना अफगानिस्तान के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्गर एनिमी है तो आप अलायंसेस में जाओगे। जैसे सोवियत यूनियन था, अफगानिस्तान में आके बैठ गया, तो आप सोवियत यूनियन से डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, फिर आपने सेटो में चले गए, अलायंसेस में चले गए। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़ाया है मैंने, रिपीट करने की नीड तो नहीं है ना, कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं। ये सेमी नेचुरल थ्रेट्स होते हैं, डिजास्टर से रिलेटेड होते हैं, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म पे भी आ जाते हैं, वायलेंट। ये दोबारा मुझे रिपीट करने की नीड तो नहीं है ना। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको क्लाइमेट चेंज की क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको। अब देखिए, अगर डायनामिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी, या डायनामिक्स ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी। कि 21st सेंचुरी में डायनामिक्स क्या है सिक्योरिटी थ्रेट्स की? द फर्स्ट वन इज माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसका प्राइम एग्जांपल है अफगान रिफ्यूजीज।
चाहे कोल्ड वॉर में आए वो यहाँ पे या 9/11 के बाद आए, कोई 3.7 या 4 मिलियन तो रजिस्टर्ड थे, उसके बाद जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो तो 12 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं। तो ये जो 12 मिलियन फॉर एग्जांपल लोग बाहर से आए, तो ये आपके स्टेट के ऊपर बर्डन हुआ ना, स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन हुआ, स्टेट के रिसोर्सेज पे बर्डन आया, जिसका मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है अफगान जब टॉपिक पढ़ा रहा था कि आपके घर में कोई 12-13 लोग आ जाए मंथ के लिए रहे तो आपके रिसोर्सेज सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, अब ये माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट वार की वजह से भी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद है एनवायरमेंटल थ्रेट, स्टेट्स जो है अब क्लाइमेट चेंज, जिसमें फ्लड्स, हीट वेव्स आते हैं आपके, ये थ्रेट्स फेस करती हैं। पाकिस्तान का प्राइम एग्जांपल है, और क्लाइमेट चेंज पे हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, बड़ा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन देखें, कितनी है दुनिया की पॉपुलेशन, बताओ मुझे, बताओ मुझे कितनी है दुनिया की पॉपुलेशन? पेंडेमिक की वजह से भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, ओवरऑल इस तरह से समझो, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट होती है। कोई 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 8 बिलियन पॉपुलेशन, इतने रिसोर्सेज हैं अर्थ के पास कि 8 बिलियन पॉपुलेशन सस्टेन कर पाए। चलें इसको छोड़े, पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लें। कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, कितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, बताओ। व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, बताओ जल्दी बताओ। 200 बिलियन बताओ, एग्जैक्ट बताओ। 250 अराउंड मिलियन है, 240 टू 250 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इस बीच में आती है। 240 टू 250 मिलियन पॉपुलेशन है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास इतने कि इतनी सारी पॉपुलेशन को हम सस्टेन कर सके। सेम गोज विथ इंडिया, सेम गोज विथ इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, सेम गोज विथ इंडिया। उसके बाद है फूड इनसिक्योरिटी। दुनिया में कोई 9 मिलियन लोग, उनके पास, ठीक है, दुनिया में कोई 9 मिलियन लोगों के पास इनफ फूड नहीं है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज के पास, अफ्रीकन कंट्रीज। अभी आज ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहां पे वो दिखा रहे थे सोमालिया, ठीक है, कॉन्गो, इनके दिखा रहे थे। वहां पे लोग जो है ना, मतलब अगर कोई राइस खा रहा है ना, सिर्फ खाली राइस, उसको भी रिच समझा जा रहा है कि ये अमीर है, खाना खा रहा है। अदरवाइज 3 टाइम्स फूड अवेलेबल ही नहीं है। इसी हालात में, ऐसे हालात में जो अफ्रीका है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, खास करके ये सोमालिया, ठीक है, वहां पे लोगों के पास खाने खाने के लिए नहीं है। डायमंड्स हैं वहां पे, गोल्ड की नहरें हैं, लेकिन फूड नहीं है। ऐसे हालात हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। श्रीलंका के पास गोल्ड और डायमंड तो नहीं ना, उनके पास गोल्ड डायमंड है, हाथ में गोल्ड एंड डायमंड लेके घूम रहे हैं, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इनको
पता है आपको, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, इसको अगर किसी ने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है ना, वो इस आदमी ने किया है और इस मुल्क ने किया है। फ्रांस की पूरी डेवलपमेंट अफ्रीका पे डिपेंड, फ्रांस की पूरी डेवलपमेंट अफ्रीका पे है। और ये आदमी भी, ये आदमी भी। उसके बाद है टेररिज्म। टेररिज्म 21st सेंचुरी में या 9/11 के फौरन बाद या 9/11 से दुनिया में नई एक वेव आई टेररिज्म की, कि भाई टेररिज्म भी है। और इसका प्राइम एग्जांपल है प्यारा पाकिस्तान। टेररिज्म इज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जिससे आज तक आप लड़ रहे हो, जिसकी वजह से आज तक रिसोर्सेस हमारे डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑन टेरर इंडेक्स बेशक आज तक हमारे रिसोर्सेस डाइवर्ट हो रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड राइट टू सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड राइट टू सेल्फ डिफेंस का। अब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या होता है, दोनों में फर्क है। सबसे पहले हम समझते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। व्हाट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी? आर्टिकल 2.4 यूएन चार्टर का कहता है कि ऑल मेंबर स्टेट्स shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state। कि जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी स्टेट के अगेंस्ट फोर्स का यूज नहीं करेंगे, ना किसी की भी सोवेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट नहीं करेंगे। मतलब आप किसी के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लोगे। लेकिन अगर पीस को थ्रेट है, पीस को थ्रेट है, तो उसके लिए यूएन दो प्लस या दो सोल्यूशन देता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस। एक है पीस या पीसफुल या पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जिसमें मीडिएशन आ जाता है, नेगोशिएशंस आ जाती हैं। ओके, जिसमें मीडिएशन नेगोशिएशंस आ जाती हैं। दूसरा है कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, और कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्टिकल 49 कलेक्टिव सिक्योरिटी से डील करता है। इस वाली बात को आज तक किसी ने सीरियस ही नहीं लिया, ये वाली बात कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स जो हैं वो फोर्स का यूज नहीं करेंगी किसी भी स्टेट के अगेंस्ट। इस वाली बात का आज तक किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसे नेटो है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एग्जांपल है नेटो। कलेक्टिव सिक्योरिटी मींस जनरल कोऑपरेटिव एक्शन फॉर द मेंटेनेंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस। कि स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, ताकि दुनिया में पीस हो और पीस को क्रिएट किया जाए, मेंटेन किया जाए। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है या बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे? कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना अमंग द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि 2-3 स्टेट्स के बीच में या 4-5 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अफेक्ट होती है। जिसका एग्जांपल है ईरान, यूएसए, इजराइल वॉर। बाकी सारे स्टेट्स भी उससे इंपैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इंपैक्ट हो या रीजनल इंपैक्ट हो पूरा। ओके, एंड द यूनिलैटरल वायलेंस अगेंस्ट अ मेंबर इज अ क्राइम अगेंस्ट ऑल मेंबर। अगर यूएन के मेंबर के अगेंस्ट वायलेंस या मिलिट्री यूजेज होता है तो ऐसा समझा जाएगा कि जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के, उनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल नेटो के किसी भी मेंबर पे रशिया ने अटैक किया फॉर एग्जांपल, तो नेटो चार्टर कहता है कि इस तरह से ये अटैक इस तरह से
कंसिडर किया जाएगा कि पूरे नेटो कंट्रीज पे अटैक हुआ। ठीक है, जैसे सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट है कि अगर सऊदी के ऊपर अटैक हुआ तो इस तरह से समझा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो समझा जाएगा कि सऊदी के ऊपर अटैक हुआ। दिस इज द कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस क्या है? अब कलेक्टिव सिक्योरिटी में तो यूएन ने कह दिया कि आप फोर्स यूज नहीं करेंगे किसी भी और स्टेट के अगेंस्ट, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, व्हाट अबाउट इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, व्हाट अबाउट यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये क्या करें, पाकिस्तान क्या करे या ईरान क्या करे? चुप करके बैठे क्योंकि यूएन ने मना किया है? हाँ जी, चुप करके बैठे कि यूएन ने मना किया है कि फोर्स यूज मत करें। अब यहां पे यूएन एक राइट देता है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इसी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की बेसिस पे इजराइल ने पूरी फलस्तीन पॉपुलेशन की जिंदगी अजाब की हुई है। जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन आते हैं इजराइल के खिलाफ, तो यूएस से उनको वीटो कर देता है, कहता है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का जो है हक है इजराइल के पास, क्योंकि उसके इजराइल के ऊपर जो है हमास और हिजबुल्लाह अटैक करते हैं। दैट इज व्हाई राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का हक है, तो वो यूएसए वीटो कर देता है उनको। जी लेबनान, तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इज एन एक्सेप्शन टू द आर्टिकल 2.4 ऑफ द यूएन चार्टर। यहां पे आप फोर्स का यूज कर सकते हो। अब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस आर्टिकल 51 यूएन का डील करता है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस से। ठीक है, द सेल्फ डिफेंस इज डिफाइंड एज अ यूसेज ऑफ फोर्स टू प्रोटेक्ट oneself फ्रॉम एन अटैक बाय अनदर स्टेट। कि अगर आपके ऊपर अटैक करती है कोई स्टेट, उसने तो यूएन चार्टर की वायलेशन की, फिर आप खुद को डिफेंड कर सकते हो। आप जस्ट खुद को डिफेंड करोगे, आप भी मिलिट्री का यूजेज कर सकते हो, लेकिन फॉर डिफेंसिव पर्पस, नॉट ऑफेंसिव पर्पस। खुद को आप डिफेंड कर सकते हो। अब कंडीशंस क्या है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की कंडीशंस क्या है? ये कब आर्टिकल इन्वोक होता है? अगर आपके ऊपर अटैक हुआ हो। द राइट एग्जिस्ट अंटिल सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स एनी एक्शन। जब तक सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन नहीं लेता तब तक आप मिलिट्री फोर्स यूज कर सकते हो। और जैसे ही आपके ऊपर अटैक होता है तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करना होगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और ये जो राइट है ये लिमिटेड है सिर्फ यूएन के मेंबर्स तक। जो यूएन का मेंबर नहीं है उनको ये राइट नहीं दिया गया। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझ आ जाएगा और अच्छा था आपको। इसीलिए difference between the collective security and collective self-defense. In collective security, the UN, in reaction to threat or breach of peace, अगर peace को threat है या peace का breach हुआ है by any state, takes action, UN action लेता है ताकि वापस से peace, international peace restore हो। लेकिन collective self-defense में the use of force and self-defense is intended by charter as provisional and temporary। कि स्टेट को हक दिया गया है कि सिर्फ आप टेम्पररी खुद को डिफेंड करें, फोर्स का यूज करें, जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नेसेसरी मेजर्स नहीं लेता। जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नेसेसरी मेजर्स नहीं लेता।
क्या कह रही हैं आप? साउथ चाइना पे क्या आप अप्लाई कर रहे हो? साउथ चाइना पे आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, बताओ मुझे। साउथ चाइना पे सी पे आप किस सेंस में अप्लाई कर रहे हो कलेक्टिव सिक्योरिटी का? वहां पे तो पावर पॉलिटिक्स है। हाँ, चाइना के सेंस में अगर आप कह सकते हो कि चाइना को थ्रेट है यूएसए से, दैट इज सेल्फ डिफेंस, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। समझ आया? जल्दी बताओ, 9 बजे से की क्लास भी है, हालांकि मुझे 10 बजे तक पढ़ाना था। अभी मैसेज आया हुआ है कि 9 बजे एंड करना है। जल्दी बताओ, एक और टॉपिक पढ़ाना है मुझे। थोड़ा अब स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि अब बड़े हो गए हो आप। थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि अब बड़े हो गए हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फुकुयामा। इसका ओवरव्यू मैंने पहले भी दिया था आपको, वर्ल्ड ऑर्डर में दिया था। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, ये थीसिस कब आई? ये थीसिस आती है जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होती है। सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होती है, सोवियत यूनियन टूट जाता है। तब फ्रांसिस फुकुयामा ने एक थीसिस दी। ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा ने एक थीसिस दी, कॉन्सेप्ट दिया, किसमें? द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, अपनी बुक में। अपनी बुक में ये कहते हैं कि जो कोल्ड वॉर आपकी एंड होती है और सोवियत यूनियन भी टूट गया, बर्लिन वॉल भी गिर गई, जर्मनी को डिवाइड किया गया था ना बिटवीन ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी की रीयूनिफिकेशन भी हुई थी, जिसको आप आज जर्मनी कहते हो। अदरवाइज ये ईस्ट जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी को डिवाइड किया गया था। बर्लिन वॉल, द फेमस बर्लिन वॉल आज भी है वहां पे। ठीक है, तो जैसे ही बर्लिन वॉल गिर गई और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई, कोल्ड वॉर भी एंड हो जाती है। तो फ्रांसिस फुकुयामा को कहते हैं कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री है, ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। अब ये एंड ऑफ हिस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि दुनिया में इवेंट्स नहीं होंगे, दुनिया में इवेंट्स होंगे, लेकिन मेन काइंड की जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन है ये नहीं होगी, आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, इवेंट्स होंगे दुनिया में, दुनिया में इवेंट्स होंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं होगी। अब फुकुयामा कहते हैं कि मेन काइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन इट कम टू एन एंड with the end of Cold War, as the battle of ideas between the liberal democracy and communism had been resolved। कि जो बैटल थी कम्युनिज्म के बीच में, that is Soviet and USA neoliberal order, ये बैटल एंड हो गई और यूएसए का न्यू लिबरल ऑर्डर एंड कैपिटलिज्म वो जीत गए, वो जीत गए। कम्युनिज्म की हार हुई, कम्युनिज्म की हार हुई और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई। यूएसए का जो न्यू लिबरल ऑर्डर है, कैपिटलिज्म है, वो जीत गया। और वो इसके साथ कहते हैं कि अब यूएसए का या वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का कोई भी कॉम्पिटिटर एंड कंटेंडर नहीं है दुनिया में, जो कि प्रूव करता है कि लिबरलिज्म हैज बीन द एंड ऑफ हिस्ट्री।
कि दुनिया में अब नियो लिबरल ऑर्डर ही रहेगा और यूएसए की ही सुप्रीमेसी होगी दुनिया में। इससे आगे आइडियोलॉजी है ना, ह्यूमन काइंड्स आइडियोलॉजी, वो इवॉल्व नहीं होगी। यही आइडियोलॉजी होगी, न्यू लिबरल ऑर्डर ही दुनिया में चलेगा, यूएसए ही सुपर पावर रहेगा। ये थीसिस आया था, ये ही थीसिस आया था। He has applied the concept of dialectics given by the Hegel and Karl Marx to explain the movement of history. अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? बताओ मुझे, बताओ मुझे, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? 10 मिनट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आपकी हिस्ट्री एंड होगी जब दुनिया में कम्युनिज्म होगी। कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहिए, दुनिया में कम्युनिज्म हो, और वही एंड ऑफ हिस्ट्री है। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, उसके आगे नहीं है। फ्यूकमा कहते हैं कि हिस्ट्री एंडेड इन द विक्ट्री ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, कि हिस्ट्री एंड हो चुकी है, अब लिबरल डेमोक्रेसी जीत चुकी है, इसके आगे हिस्ट्री नहीं इवॉल्व होगी। ठीक है, अब इसलिए ना ये जो थीसिस है फ्यूकमा ने, कहां से ये इंस्पायर हुआ है? ये हुआ है क्रिश्चियन मैथोलॉजी से। ठीक है, क्रिश्चियनिटी से ये इंस्पायर हुआ है। अब क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? क्रिश्चियनिटी कहती है कि जीसस क्राइसिस की जो है रिसर्जेंस होगी, वापस आएंगे। ठीक है, और पूरी दुनिया में जो है एक ही गवर्नमेंट होगी, वन गवर्नमेंट वन रूल। जीसस क्राइसिस जो है वो रूल करेंगे, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी होगी। यही क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन थोड़ा फर्क है। हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट आएंगे, हजरत ईसा आएंगे, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, वो इस्लाम को स्प्रेड करेंगे दुनिया में, और पूरी दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, एक ही होगी, इस्लाम ही पूरी दुनिया में होगा। तो ये भी जो है इससे लिंक होते हैं या लिंक करते हैं फ्यूकमा। वो कहते हैं कि अब जो है यूएसए की ही सुप्रीमेसी होगी दुनिया में, और उसका ही नियो लिबरल ऑर्डर होगा, और यूएसए ही सुप्रीम पावर रहेगा दुनिया में, और यूएसए की ही गवर्नमेंट होगी पूरी दुनिया पे। समझ आई आपको ये थीसिस? फिर एंटीथीसिस पे आते हैं। जल्दी जल्दी बताओ। एंटीथीसिस पे आते हैं इस पे। जल्दी बताओ, मुझे समझ आया? थोड़ा मैं भगा रहा हूं आज, क्योंकि मैंने 3 टॉपिक्स करवाने हैं। ओके, अब इसकी एंटीथीसिस है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन की। जस्ट अ मिनट। जी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज एंटीथीसिस ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री। अब हंटिंगटन या समिल क्या कहते हैं? आर्ग्यूज दैट द फंडामेंटल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस न्यू वर्ल्ड विल बी कल्चरल। अब दिस न्यू वर्ल्ड मतलब जो कोल्ड वॉर के बाद दुनिया आई है, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो दुनिया आई है, तो जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा अमंग द स्टेट्स, वो कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लाइंस पे होगा।
नेशन स्टेट्स ही पावरफुल रहेंगे एक्टर्स दुनिया में, मतलब states will be the core actors in international relations, ठीक है। But the principal conflict of global politics will occur between the nations of different civilizations, लेकिन different civilizations की जो states हैं वो आपस में लड़ेंगी, और ये इन्होंने अपनी एंटीथेसिस दी है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक में, जहां पे वो आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्यूचर में वॉर्स होंगी वो स्टेट्स के बीच में नहीं, डिफरेंट कल्चर्स के बीच में वॉर्स होंगी, डिफरेंट कल्चर्स की या डिफरेंट सिविलाइजेशंस की स्टेट्स लड़ेंगी आपस में, मतलब सिविलाइजेशनल या कल्चरल बेस्ड वॉर्स होंगी स्टेट्स के बीच में, सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल वॉर्स होंगी स्टेट्स के बीच में। कुछ राइटर्स कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी have become only remaining ideological alternatives for nation in the post-Cold World War। जैसे फ्रांसिस फुकुयामा यही कहते हैं, कि कोल्ड वॉर के बाद जो ह्यूमन राइट्स है, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिज्म, वही आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड, अब दुनिया जो है अब एंड ऑफ हिस्ट्री तक आ गई है, इसके आगे आइडियोलॉजी वॉल्व नहीं होगी। लेकिन हंटिंगटन कहते हैं द एज ऑफ आइडियोलॉजी बेशक एंड हो गई है, चले मान लेते हैं यूएसए का न्यू लिबरल ऑर्डर है, लेकिन वॉर्स फिर भी होंगी, कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल लाइंस पे वॉर्स फिर भी होंगी। यहां पे वो एग्री कर रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन चले एंड हो गई, न्यू लिबरल ऑर्डर हो ही होगा दुनिया में यूएसए का, लेकिन फ्यूचर वॉर्स फिर भी होंगी, और वो स्टेट्स के बीच में होंगी सिविलाइजेशन की बेसिस पे, कल्चरल लाइंस की बेसिस पे, फिर भी वॉर्स होंगी। अकॉर्डिंग टू दी हंटिंगटन जो मेजर सिविलाइजेशन है दुनिया में वो है वेस्टर्न, इस्लामिक, ऑर्थोडॉक्स, हिंदू, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये उसके अकॉर्डिंग मेजर सिविलाइजेशन हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है, यहां पे आए यूएसए, ईरान, ठीक है। इसी तरह से यहां पे आए इंडिया, पाकिस्तान, ओके। ये ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो किस रशियंस हैं। अब ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन आपस में लड़ेंगे क्यों, क्या मसला है उनको, क्या मसला है। चाइना आप एग्जांपल कोड कर देना, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि डिफरेंसेस जो है सिविलाइजेशंस के बीच में वो डीप है। अब जैसे हिस्ट्री अलग है, लैंग्वेज अलग है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, हिंदू सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन, टू नेशन थ्योरी, कल्चर अलग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन अलग है। आल्सो स्टेट्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस भी इंक्रीज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है, खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है, स्टेट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, माइग्रेशन भी हो रही है, यहाँ से साउथ एशियंस जो हैं वो यूरोप जाते हैं, इमिग्रेंट्स बन के वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो यूरोप की जो सिविलाइजेशन है, नेटिव सिविलाइजेशन फॉर एग्जांपल, वो ओरोड हो रही है, ठीक है। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ यूरोप में, नेशनलिज्म का, कि ये इमिग्रेंट्स नहीं आने चाहिए। इमिग्रेंट से क्या है कि हमारी जॉब्स भी जाती हैं, जो नेटिव कल्चर है यूरोप का वो भी ओरोड हो रहा है। ये ट्रम्प ने ओपनली क्रिटिसाइज भी किया यूरोप को कि आपका नेटिव कल्चर जो है वो ओरोड हो रहा है। तो इससे सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस जो है ना वो इंटेंसिफाई हो रही है कि भाई आपकी सिविलाइजेशन जो है वो ओरोड हो रही है, ठीक है, वो ओरोड हो रही है, एसिमिलेट हो रही है, दूसरे कल्चर्स के लोग या सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो आपके यहाँ आ गई है, तो आपकी सिविलाइजेशन जो प्योर आपकी नेटिव सिविलाइजेशन है वो पोल्यूट हो रही है, इस तरह से समझो, ठीक है।
इसी तरह से ये कहते हैं, ये बड़े मजे की बात है, जिन स्टेट्स का रिलीजन सेम होगा ना, ठीक है, वो आपस में कॉपरेट करेंगी, ठीक है। जिन स्टेट्स का, फॉर एग्जांपल इस्लामिक सिविलाइजेशन तो सबकी एक है ना, इस्लामिक सिविलाइजेशन सब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनकी इस्लामिक सिविलाइजेशन ही है, तो वो यूनाइट होगी, आपस में ग्रुप बनाएंगी, जिसका एग्जांपल आज का डिफेंस पैक्ट है, टर्की, सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी, पाकिस्तान, सेम सिविलाइजेशन है दो तीनों की, इस्लामिक सिविलाइजेशन। इकोनॉमिक रीजनलिज्म भी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक रीजनलिज्म नहीं हो रही है ना, ये ब्रिक्स, एससीओ, ईसीओ, इकोनॉमिक रीजनलिज्म ही है ना। लेकिन वो सक्सीड तब होगी, यहां पे वो बात करें, वो सक्सीड कब होगी, तब होगी जब उन स्टेट्स की सिविलाइजेशन कॉमन होगी। कह रहे हैं इकोनॉमिक रीजनलिज्म इंक्रीज होगी, मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रीजनलिज्म सक्सीड या सक्सेसफुल तब होगी अगर उनकी सिविलाइजेशन जो है वो सेम है, उन स्टेट्स की जो कॉपरेट कर रही हैं उनकी सिविलाइजेशन सेम होगी, फिर ही इकोनॉमिक रीजनलिज्म जो है वो सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगी। हंटिंगटन कहते हैं जो ट्रेड्स है ना ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर द कोल्ड वॉर, वो अगर आप नोट करें सिविलाइजेशनल डिविजन्स पे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर इशू क्या है, कश्मीर इशू में मैंने पढ़ाया था आपको, कश्मीर इशू में मैंने पढ़ाया था आपको कि इंडिया क्यों जिद्दी है कश्मीर पे, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए, टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। तो वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एविडेंस है, सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है वो। सिमिलरली चाइना हैज asserted itself in Asia and he argues that Korea and Vietnam will be supportive to China। कोरिया कौन सी, नॉर्थ कोरिया। आप मुझे बताओ ना, आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया अगर सर्वाइव कर रहा है ना, वो चाइना की वजह से सर्वाइव कर रहा है, अदरवाइज यूएसए कब का उसे खा पी गया होता, कब का। नॉर्थ कोरिया अगर सर्वाइव कर रहा है ना, वो सिर्फ चाइना की वजह से, ठीक है, चाइना की वजह से। बिल्कुल बॉर्डर्स मिले हुए हैं नॉर्थ कोरिया और चाइना के, एक ब्रिज है, ठीक है, कुछ मीटर की क्रॉस करके जाओ आप नॉर्थ कोरिया में आ जाते हो। अगर आप चाइना के बॉर्डर पे हो तो पूरा नॉर्थ कोरिया सोल्जर्स नजर आते हैं आपको कि ये जैसे वाघा बॉर्डर है, जैसे वाघा बॉर्डर है, बिल्कुल। अगर नॉर्थ कोरिया पे अगर यूएसए ने अटैक किया तो उसके रिpercussions चाइना पे भी आएंगे। दैट इज वाई नॉर्थ कोरिया को कोई भी कुछ नहीं कह रहा, दैट इज वाई नॉर्थ कोरिया को कोई भी कुछ नहीं कह रहा, पूरी उसको सपोर्टिंग चाइना की है। इवन वो जो इंपोर्ट्स करते हैं नॉर्थ कोरिया खुद इतना कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, मैन्युफैक्चर नहीं करता, सारी सपोर्ट जो है वो सिर्फ चाइना की है, उनको चाइना की सपोर्ट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। तो नॉर्थ, ये कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया, खास करके नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, ये सपोर्ट करेंगे चाइना को, और आज यही हो रहा है, प्रूव हो रहा है। सिमिलरली ये कहते हैं द राइज ऑफ चाइना पोजेस वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू द वेस्ट। वेस्ट को प्रॉब्लम है ना चाइना की राइज से, ये ट्रम्प की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बताती है। हंटिंगटन कहते हैं कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो चाइना की अलाई रहेगी अगेंस्ट द वेस्ट। क्या मजे की बात है ये, कहते जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो चाइना की अलाई रहेगी, मीनिंग जो इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो चाइना के अलाई रहेंगे अगेंस्ट द वेस्ट। क्या आज नहीं है क्या ऐसा? चाइना का कोई दुश्मन है क्या मुस्लिम कंट्री? अभी मुस्लिम कंट्री कोई है चाइना का दुश्मन?
और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो चाइना है वो किस एरियाज में कॉपरेट करेंगे? वेपन्स में, ह्यूमन राइट्स में और डेमोक्रेसी पे। यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो डेमोक्रेसी में चाइना जो है वो डेमोक्रेसी या उसको नहीं देखता, पॉलिटिक्स को नहीं देखता। बेशक आपका कोई सा भी सिस्टम है, इट डज नॉट मैटर फॉर चाइना, लेकिन ये वेपन्स में करेंगे, वेपन्स में कॉपरेट करेंगे। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाइना ने नहीं बनाया था क्या न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पे? पाकिस्तान का बनाया था ना। ओके, ये जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है किसने बनाया? ये सब चाइना नहीं बनाया। ये नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बन गई, देखो तो सही माशाल्लाह से। या ईरान को भी सपोर्ट नहीं कर रहा चाइना, अभी सी बातें कर रहा है, अदरवाइज ईरान इतना सस्टेन ही नहीं कर पाए। तो ये उसके कुछ एंटीथीसिस थे, उसके कुछ एंटीथीसिस थे। अब यूएसए के लिए वो कुछ सजेस्ट करता है कि यूएसए को क्या करना चाहिए। यूएसए को क्या करना चाहिए अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए? यूएसए को क्या करना चाहिए? He stresses the need for tightening immigration and assimilation of immigrants and minorities to increase civilizational harmony. कि भाई इमिग्रेशन को जो है आप टाइट करो, इमिग्रेंट्स को आने ही ना दो, ठीक है। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज होनी चाहिए यूएसए की। ट्रम्प ही प्रिफेयर्स अमेरिकनाइजेशन, मतलब अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, and denounces multiculturalism as it weakens the American creed. कि भाई मल्टीकल्चरलिज्म यूएसए में नहीं होना चाहिए, अमेरिकन कल्चर जो है वो उससे पल्यूट होता है। Huntington's guidelines on the US foreign policy places the importance of maintaining military supremacy or other civilization. वे कहते हैं कि यूएस को अगर सुपर पावर रहना है ना अगर, तो उसको अपनी मिलिट्री हमेशा सुपीरियर रखनी चाहिए होगी, मिलिट्री पावर उसे हमेशा रहना होगा, फिर ही वो सुपीरियर रह सकता है। मिलिट्री सुप्रीमेसी यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसकी एंटीथेसिस थी। समझ आई सबको? और दूसरी बात, जो आप थ्योरीज अप्लाई करते हैं ना, थ्योरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप ये दोनों थीसिस और एंटीथेसिस भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप थ्योरीज ही अप्लाई करो, आप ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी एज ए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ये देते ही नहीं है, रियलिज्म और नियोरिज्म पे अटके होते हैं। नहीं, आप इसको भी कोट कर सकते हो, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। बेशक आप थ्योरीज दूसरी ना अप्लाई करो, आप एंड ऑफ हिस्ट्री क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में। जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का पैराग्राफ देते हैं ना हम इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि रियलिज्म न्यूलिबरलिज्म ही आपने अप्लाई करना है, नहीं। आई बात समझ? सारे बताओ मुझे, जल्दी बताओ, 9 बजे इनकी एसए की क्लास है। बताओ मुझे जल्दी। मलिया आपको समझ आया? गिरंदाज आपको समझ आया? तूबा आपको समझ आया? अब ना आपको समझ आया? बोलो तो सही, कुछ बोलो, एटलीस्ट कुछ बोलो, ठीक है। आज मैंने वैसे 10 बजे तक पढ़ाना था, लेकिन अच्छा चलो जल्दी से मैं ना एक दूसरे टॉपिक का ओवरव्यू दे देता हूँ, जल्दी से पढ़ लेना उसको। जल्दी से ओवरव्यू दे। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स आते हैं, अब याद करेंगे मैंने आपको ना कुछ बताया कि यूएन 2 मेथड्स देता है, एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी, दूसरा है
पैसिफिक या पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। मैंने अभी कलेक्टिव सिक्योरिटी में एक बात कही थी कि यूएन दो तरीके प्रोवाइड करता है हमें, अगर थ्रेट है अगर पीस को, या तो कलेक्टिव सिक्योरिटी या तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी है मैकेनिज्म। कौन से मेथड्स हैं जिसको आप पीसफुल मेथड कहते हैं? एक है आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि दो जो है लोग हैं या दो स्टेट्स हैं, उनके बीच में मसला है, फटा है, पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया क्या करते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसके पास जाते हैं, भाई हमारा मसला हल करो। लेकिन दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि हाँ जी ठीक है, हम मानते हैं ये आर्बिट्रेशन करे, हाँ जी मैं भी मानता हूँ ये आर्बिट्रेशन करे। जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट की या आर्बिट्रेशन की। तो आर्बिट्रेशन से भी मसला हल होता है। इसी तरह से जुडिशियल सेटलमेंट, अगर दो आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनका मसला हल नहीं हो रहा, ठीक है, निगोशिएशन से भी नहीं हुआ, आर्बिट्रेशन से भी नहीं हुआ, तो कहते हैं चले कोर्ट चलते हैं, अब कोर्ट ही डिसाइड करते हैं। तो स्टेट्स का भी अगर मसला हल नहीं होता तो कोर्ट के पास जा सकते हैं। और कोर्ट कौन सी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में लोकेटेड है, हेग में लोकेटेड है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, दो स्टेट्स वहां पे भी जा सकती हैं, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गई थी। इसी तरह से नेगोशिएशंस, उससे भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं। लेकिन नेगोशिएशंस जो है वो बड़ा इनफॉर्मल मेथड होता है, और नेगोशिएशंस के साथ दूसरे मेथड्स भी यूज होते हैं, जैसे गुड ऑफिसेज है, मीडिएशन है, ये भी इसके साथ यूज होते हैं नेगोशिएशंस के साथ। तो स्टेट आपस में नेगोशिएट भी करते हैं। इसी के साथ एक गुड ऑफिसेस, जब दो स्टेट्स अपने मसले हल नहीं कर सकती तो थर्ड स्टेट अपनी गुड ऑफिसेस प्रोवाइड करती हैं। और ये गुड ऑफिसेस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोवाइड कर सकती हैं, स्टेट भी प्रोवाइड कर सकती हैं, और वहां पे कुछ जनरल सजेशंस भी दी जा सकती हैं। लेकिन गुड ऑफिसेस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरी जो स्टेट है, थर्ड स्टेट जो गुड ऑफिसेस प्रोवाइड कर रही है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी नेगोशिएशंस में। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ दो स्टेट्स को बिठा देगी कि भाई अब बात करो, खुद लड़ो मत, बात करो अब खुद। ठीक है, एक कमरे में बिठा के उनको कहेगी अब आपस में इस कमरे में लड़ो, जो भी करना है बातचीत करो। खुद वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जी। लेकिन मीडिएशन में, जो मीडिएशन मेथड है, उसमें जो थर्ड स्टेट है गुड ऑफिसेस भी प्रोवाइड करेगी और खुद भी पार्टिसिपेट करेगी कि भाई तुमने ये गलत किया, नहीं यहाँ पे तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम्हें अपना बिहेवियर ठीक करना होगा, तुम्हें स्टेट ऑफ हॉर्मज ओपन करना होगा, तुम्हें जो है ईरान के ऊपर अटैक्स नहीं करने। जी मीडिएशन है, पाकिस्तान ने मीडिएशन की थी, नॉट नेगोशिएशंस। ठीक है, तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, दैट इज वो मीडिएशन का है, तो पाकिस्तान ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मीडिएशन में थर्ड स्टेट जो है, जो गुड ऑफिसेस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, उसके बाद अगर मसला प्यार मोहब्बत से हल नहीं होता है तो फिर आप कोर्सिव मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दो, जिसका प्राइम एग्जाम्पल क्या है, 2015 में या
16 में सऊदी ने ईरान की एम्बेसी जो है वो खत्म कर दी। आर्बिट्रेशन है, उसकी आर्बिट्रेशन है नम, ठीक है। ईरान की एम्बेसी सऊदी से खत्म कर दी थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए थे सऊदी और ईरान के, 2015-16 की बात है। फिर रिप्रेजल, रिप्रेजल मतलब आप बायकॉट कर लो गुड्स का, ट्रेड ही ना करो, और जो दूसरे स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सीज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का रूजवेल्ट होटल है यूएसए में, अगर यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो रूजवेल्ट होटल जो है उन्होंने सीज कर दिया पाकिस्तान का, फ्रीज कर दो, उनके एसेट्स फ्रीज कर दो। उसके बाद है एम्बार्गो, एम्बार्गो लगा दो कि मतलब जो उनके पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स जो हैं वो आपके बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, शिप्स जो है वो टेरिटरी से गुजर ही नहीं सकते। उसके बाद है पैसिफिक ब्लॉकेड, जैसे यूएस ने ईरान का ब्लॉकेड किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ब्लॉकेड किया हुआ है, ठीक है, ताकि ईरान ट्रेड ही ना कर सके, ये भी है ब्लॉकेड, ठीक है। तो नेगोशिएशन से बातचीत ना हुई, ब्लॉकेड पे आ गई। जैसे यूएस ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ब्लॉकेड किया हुआ है ना, ये भी इसका ही एग्जाम्पल है कि आप ब्लॉकेड कर दो, वाटर्स में ब्लॉकेड कर दो ताकि शिप्स आए ही ना, ट्रेड ही ना हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। आई बात समझ? चले अभी आपका ऐसे का क्लास है, The recording has stopped. थोड़ा मैंने स्पीड